गुड मॉर्निंग। आज हम अपक्षय या वेदरिंग का अध्ययन करेंगे। स्थलाकृति का विकास आंतरिक एवं बाहरी कारकों की अंतर्क्रिया का परिणाम है। बाहरी कारकों को अनाच्छादन कहा जाता है। यानी कोई भी जो स्थलाकृति है उसका जो विकास है वो आंतरिक और बाहरी कारक हैं, उन दोनों कारकों की अंतर्क्रिया का परिणाम होता है और जो बाहरी कारक होते हैं उसे ही अनाच्छादन कहा जाता है। आंतरिक कारकों द्वारा विकसित आधारभूत स्थलाकृतियों के संशोधन का कार्य बाहरी कारकों द्वारा होता है। यानी आंतरिक कारकों द्वारा जो आधारभूत जो स्थलाकृतियाँ बनाई जाती हैं उनमें जो संशोधन का जो कार्य होता है वो बाहरी कारकों द्वारा होता है। बाहरी कारकों को पुनः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, अपक्षय या अपर्दन। अपक्षय के अंतर्गत चट्टानों के अपने ही स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया तथा उस चट्टान विशेष या स्थान विशेष के अनावरण की क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। इसमें चट्टान चूर्ण के परिवहन को सम्मिलित नहीं किया जाता। अपर्दन क्रिया में टूटे हुए चट्टानों के टुकड़ों के परिवहन तथा टुकड़ों द्वारा आपस में रगड़ या उनके द्वारा कटाव की क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। तो इस पर स्पष्ट है कि अपक्षय क्या है, एक स्थैतिक क्रिया है, जबकि अपर्दन क्या है, एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। अपक्षय की प्रक्रिया का मूलतः जलवायु या जो ऋत्विक विशेषताओं का प्रभाव पड़ता है। यानी जो अपक्षय है उसको मुख्यतः जलवायु या जो ऋतु की विशेषताएं होती हैं, ऋतुओं का प्रभाव पड़ता है। ऋतु के प्रभाव से होने वाला विघटन या क्षरण को ही ऋतुक्षरण कहा गया है। लेकिन वर्तमान स्थलाकृति विज्ञान में जैविक दूतों द्वारा होने वाले चट्टानी विघटन को भी अपक्षय के अंतर्गत रखा जाता है। तो स्पष्ट है कि स्थैतिक क्रिया का साधारण तात्पर्य या स्थैतिक अपक्षय एक स्थैतिक प्रक्रिया है। इसका साधारण तात्पर्य यह है कि चट्टानों के अपने स्थान पर ही टूट फूट से, यानी चट्टानें अपने स्थान पर ही टूट फूट जाती हैं। तो अपक्षय चट्टानों के टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन या वियोजन द्वारा ढीली पड़कर तथा विदीर्ण होकर अपने स्थान पर बिखर कर रह जाती हैं। अपक्षय की क्रिया में दो आवश्यक तत्व दिखाई देते हैं। एक तो चट्टानों का विघटन तथा वियोजन है। भौतिक क्रियाओं जैसे ताप है, तुषारपात है, जल है द्वारा चट्टानों में ढीले पड़ने को विघटन कहते हैं। तथा रासायनिक कारकों द्वारा जैसे ऑक्सीडेशन है, हाइड्रेशन है, कार्बोनेशन है द्वारा चट्टानों के कमजोर और ढीले पड़ने को वियोजन कहा जाता है। इस प्रकार विघटन तथा वियोजन के कारण चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं और बाद में टूटकर बिखर जाती हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि अपक्षय चट्टानों की टूट फूट की क्या है, वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पड़ जाती हैं तथा विदीर्ण होकर अपने स्थान पर बिखर जाती हैं। अपक्षय के अंतर्गत दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन। अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारक। तो अपक्षय के अंतर्गत दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। प्रथम भौतिक परिवर्तन होता है जिसके अंतर्गत ताप परिवर्तन, तुषारपात की क्रिया तथा जीव जंतुओं द्वारा चट्टानों का विघटन होता है। द्वितीय प्रकार का परिवर्तन रासायनिक होता है जिसके अंतर्गत जल है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है तथा जीवों द्वारा चट्टानों में वियोजन होता है। तो ये जो उपयुक्त कारक हैं, भौतिक और रासायनिक और जीव संबंधी जो उपयुक्त कारक हैं वो एक साथ भी कार्य कर सकते हैं और अलग अलग भी कार्य करते हैं। तो अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारक, अपक्षय को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। सबसे पहला जो कारक है वो चट्टानों का संगठन तथा संरचना। यानी चट्टानें किस प्रकार की संरचित हैं, वो कमज़ोर या असंगठित चट्टानों में ये क्रियाएं आसानी से गठित हो सकती है। यानी जो चट्टानें कमज़ोर होती हैं और असंगठित होती हैं उनमें अपक्षय की क्रिया आसानी से या शीघ्र ही प्रारंभ हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, में रासायनिक अपक्षय शीघ्रता से संपन्न होता है। यानी चूना पत्थर की जो चट्टानें वो जैसे जल से संपर्क में आती हैं तो उनमें रासायनिक अपक्षय प्रारंभ हो जाता है। चट्टानों की परत की स्थिति का भी प्रभाव अपक्षय पर पड़ता है। जैसे जिन चट्टान इन परतों की स्थिति लंबवत होती है तो तापीय भिन्नता है, तुषारपात और जल हवा का प्रभाव शीघ्र होने लगता है। तथा जैसे चट्टानें ढीली पड़ती हैं लंबवत स्तर के कारण उनकी टूटन या तथा गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर खिसकाव प्रारंभ हो जाता है। इसके विपरीत यदि चट्टानों का स्तर हॉरिजॉन्टल रूप से मिलता है तो वो अधिक संगठित होती हैं, उनका विघटन और वियोजन आसानी से शीघ्र नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि चट्टानों का संगठन किस प्रकार का है, उनकी संरचना किस प्रकार की है, इसका प्रभाव भी अपक्षय पर
अपक्षय की क्रियाओं पर पड़ता है। तो लंबवत चट्टानों का आसानी से अपक्षय हो जाता है, जबकि क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल जो रॉक्स होती हैं या उनमें चट्टानों की जो स्तर वो क्षैतिज रूप से मिलते हैं, वहाँ पे संगठन अधिक मजबूत होता है या वो चट्टानें संगठित होती हैं, तो उनका विघटन और वियोजन आसानी से नहीं हो पाता है। दूसरा जो अपक्षय को नियंत्रित करने वाला कारक है, उसमें आते हैं स्थल के ढाल का स्वभाव। ढाल यांत्रिक अपक्षय या मुख्य रूप से अपक्षय से उत्पन्न होने वाले चट्टान चूर्ण के सरकने को सर्वाधिक नियंत्रित करता है। यदि किसी भी स्थान में चट्टानी भागों का ढाल खड़ा होगा तो यांत्रिक अपक्षय के कारण मतलब थोड़ा सा भी अगर विघटन होने से चट्टानों में ढीलापन आ जाएगा और चट्टानें शीघ्र ही ढाल के कारण नीचे की ओर सरकना प्रारंभ हो जाता है। यदि अपक्षय से उत्पन्न सामग्री का शीघ्र स्थानांतरण हो जाएगा या परिवहन हो जाएगा तो अपक्षय की गति है वो और अधिक प्रबल हो जाती है। इसके विपरीत अगर सामान्य ढाल वाले भागों में अपक्षय तीव्र रूप से नहीं हो पाता, इसके कई कारण हैं। जैसे सामान्य ढाल होने के कारण उत्पन्न सामग्री का स्थानांतरण नहीं हो पाता। दूसरा यह है कि कम ढीले होने से चट्टानों का संगठन शीघ्रता से कमजोर नहीं हो पाता। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि स्थल के ढाल का स्वभाव भी है, वो भी अपक्षय को नियंत्रित करने वाला एक प्रमुख कारक है। तीसरा जो मुख्य कारक है वह है जलवायु में विभिन्नता। ये कारक दो रूपों में प्रभाव डालता है। एक तो यह है कि भूपटल के विभिन्न भागों में जलवायु की विभिन्नता के कारण अपक्षय में विभिन्नता या उसकी सक्रियता में पर्याप्त अंतर मिलता है। जैसे देखिए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र भागों में अत्यधिक जल के कारण, अगर उष्णकटिबंधीय आर्द्र भाग हैं वहाँ पे अत्यधिक जल के कारण रासायनिक अपक्षय अधिक होगा और अधिक होता है। इन स्थानों में आर्द्रता तथा ताप की अधिकता के कारण सभी प्रकार के लवणों के अपक्षालन कार्य या लीचिंग कार्य है या घुलाकर बहाने की क्रिया है, लीचिंग या जो है वो एक्शन है वो अधिक तीव्र गति से होता है, यानी तथा घोलन कार्य अधिक सक्रिय होता है, जिस कारण धरातलीय भागों में रासायनिक अपक्षय द्वारा अपक्षालन या घोलन अधिक होता है। यहाँ पर यांत्रिक अपक्षय नगण्य होता है, यानी जो उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र भाग होते हैं वह रासायनिक अपक्षय अधिक होता है, लेकिन जो यांत्रिक अपक्षय है वो नगण्य होता है। दूसरी ओर जैसे हम देखते हैं कि उष्ण व शुष्क मरुस्थलीय जलवायु वाले भागों में या उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय भागों में यांत्रिक अपक्षय अधिक होता है, क्योंकि चट्टानी भागों में दिन में मरुस्थलीय भागों में दिन में अधिक ताप और रात्रि में कम ताप के कारण चट्टानें वो क्रमशः फैलती हैं या उनमें संकुचन होता है, यानी दिन में अधिक तापमान के कारण मरुस्थलीय में जो चट्टानें होती हैं वो फैल जाती हैं। रात में जब तापमान कम होता है तो उनमें संकुचन होने लगता है और इससे ये लगातार इस प्रकार की फैलाव या संकुचन होने से चट्टानों में विघटन है वो आसानी से हो जाता है। शुष्क शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले प्रदेशों में भी रासायनिक अपक्षय की तुलना में यांत्रिक अपक्षय अधिक होता है, क्योंकि चट्टानों में जो दरारें या जो संधियों में दिन के समय समाविष्ट जल रात में जमकर ठोस हो जाता है, यानी रात में जो चट्टानों की दरारों में जो जल होता है वो जम जाता है वो और उसे बर्फ़ बन जाती है। दिन में वो पुनः पिघल जाती है, बर्फ़ जल बन जाता है, तरल हो जाता है। इस क्रिया की पुनरावृत्ति के कारण चट्टानें क्या ढीली पड़ जाती हैं, यानी दिन में जो चट्टानों की दरारों में जो जल होता है वो पिघली हुई अवस्था में होता है, जल के रूप में होता है। रात में कम तापमान के कारण वो बर्फ़ के रूप में जम जाता है, तो बर्फ़ का घनत्व अधिक होने के कारण वो उस पर दबाव डालता है। इससे वो चट्टानों की दरारें हैं वो धीरे धीरे उनकी चौड़ाई बढ़ जाती है और इससे चट्टानों में वो टूट जाती हैं। ये इसी प्रकार शीत जलवायु वाले भागों में सभी प्रकार का अपक्षय नगण्य होता है। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि शुष्क शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में यांत्रिक अपक्षय अधिक होता है रासायनिक अपक्षय की तुलना में। अंतिम जो कारक है, जो अपक्षय को नियंत्रित करने वाला कारक है, वो है वनस्पति का प्रभाव। किसी भी स्थान विशेष में वनस्पति की उपस्थिति तथा उसकी अनुपस्थिति को अपक्षय के स्वभाव पर प्रभाव पड़ता है। वनस्पति आंशिक रूप से अपक्षय के कारक भी हैं और आंशिक रूप से उसके लिए अवरोधक भी है। वनस्पति अपनी जड़ों द्वारा चट्टानों को जकड़े रखती है, इससे चट्टानों का संगठन अधिक बढ़ जाता है। इसी प्रकार वनस्पति के आवरण से सूर्य की किरणें और धरातल पर या कम आ पाती हैं या सूर्यताप आदि का प्रभाव आवरण के नीचे वाली चट्टानों पर नहीं हो पाता है। इस प्रकार जिन भागों में वनस्पति की स्थिति होती है वहाँ पर अपक्षय सीमित होता है।
दूसरी ओर वनस्पति की जड़ों में भी कई प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं जो चट्टानों में धीरे धीरे कीड़े मकोड़े होते हैं जो या उसकी वजह से विघटन होने लगता है। वृक्षों की जड़ों में या पेड़ों की जड़ों में चट्टानों में प्रवेश के कारण भी उनकी चट्टानों में दरारें आ जाती हैं, उनमें दरार पड़ जाती हैं, या जो दरारें होती हैं वो बढ़ जाती हैं, जिससे चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं और विघटन होने लगता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि अपक्ष को नियंत्रित करने वाले कारकों में चट्टानों की संगठन तथा संरचना, स्थल के ढाल का स्वभाव, जलवायु में विभिन्नता और तथा वनस्पति का कारक है वो उसे अपक्ष को नियंत्रित करते हैं। ये कारक अपक्ष को प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।